हाँ जी, आज हम फिर से उस दिन मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट करवाना स्टार्ट किया था। मैं फिर से बैलेंस शीट का फॉर्मेट स्टार्ट करवा रही हूँ। आपको जैसा कि उस दिन की क्लास में मैंने बताया था कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कंपनीज़ एक्ट 2013 में उसका फॉर्मेट दिया गया है और उसके अकॉर्डिंगली जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो वर्टिकल फॉर्म में होती है। वर्टिकल फॉर्म में होने का मतलब क्या है कि आपको सोर्सेज ऑफ फंड्स यानी पैसा कहाँ से आया ऊपर देना है सारा, और पैसा कहाँ यूज़ हुआ उसको निचले पोर्शन में लिखना है। आपको पता है कि अकाउंट्स में हमेशा इक्वेशन चलती है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स। क्या मतलब हुआ इसका? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स। इस लाइन का मतलब क्या है? ये इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअली में? इसको आप इससे आपने क्या समझा? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। हाँ जी, हमारे बिजनेस में कैपिटल और प्लस लायबिलिटीज से क्या आती है? मनी। मनी या इसको हम कहेंगे फंड्स। फंड्स मनी उसमें आए या हमारे ऑब्लिगेशंस के रूप में आए। यहाँ से फंड्स आए तो जितने फंड्स यहाँ से आए हमारे पास उसमें वैल्यू की हमेशा कोई ना कोई एसेट्स होनी चाहिए, चाहे वो फंड हमारे पास कैश रूम में हो, चाहे वो फंड्स हमारे पास कैश हो। जैसे अगर मान लो, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, मान लो आप लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हो तो एक रजिस्टर में आप नाम लिखते जा रहे हो, एक पेज पर आप नाम लिखते जा रहे हो, तो वो नाम क्या शो कर रहे हैं कि इस व्यक्ति ने इतने पैसे दिए, इसने इतने दिए, इसने इतने दिए। तो अगर आपको ये श्योर करना हो कि मैंने कोई गलती नहीं की है तो आप कैसे श्योर करते हो? कैसे इंश्योर करते हो? जैसे मान लो 4 बच्चे हैं या आपने कहा 10 बच्चे 100-100 रुपये देंगे, ठीक है? 10 बच्चे आए, उन्होंने पैसे देने शुरू कर दिए। आप कैसे लोगे पैसे? आप नाम लिखते जाओगे, उसके आगे 100 रुपये लिखते जाओगे, ऐसे करोगे, है ना? सबके नाम लिखोगे। आप कैसे हिसाब लगाओगे कि कलेक्शन सही हो गई है या नहीं हुई है? क्या करोगे? इसका टोटल करोगे। मान लो इसका टोटल 800 रुपये आया, अभी 2 बच्चों ने लिख दिए, तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि मैंने सही लिखा है? आपके पास 800 रुपये एसेट्स के रूप में पड़े होंगे, पहले आप इसका टोटल करोगे, कहोगे मेरे पास 800 रुपये होने चाहिए, ठीक है? फिर आप अपना जो पर्स है या आपका जो बॉक्स है उसमें देखोगे, वो बॉक्स एक्चुअली में क्या शो कर रहा है? आपकी क्या है बेटा, उसमें बोलो ना। एसेट्स, लिक्विड एसेट है, कैश क्या है? आपकी करंट एसेट। करंट एसेट में लिक्विड एसेट, कैश एक एसेट है या नहीं है? तो आपको ये नहीं देखोगे कि आपके बॉक्स में 800 रुपये हैं, देखोगे ना ये बात? तो अगर आपके यहाँ पर 800 रुपये हैं और यहाँ रजिस्टर में भी 800 ही शो कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सही काम किया है। बाय चांस इसमें 700 रुपये हो, ठीक है, और यहाँ 800 रुपये शो कर रहा हो, तो क्या होगा? आपका, इसका मतलब कहीं ना कोई गलती हुई है, कोई चोरी हुई है, किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया, कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है आपसे गलती हुई हो, आपने किसी बच्चे का नाम लिख लिया लेकिन पैसे ना लिए हो, ऐसा हो सकता है। या आप पैसे ले लो, कोई चुपचाप आपके डब्बे में से पैसे निकाल ले गया, ऐसा हो सकता है। हो सकता है आपने किसी को पैसे दिए हो लेकिन आपको याद ना हो, ऐसा भी हो सकता है ना? यानी सारे चांसेस हैं। तो आप कब तक शांत नहीं होगे? जब तक कोई हिसाब मिल ना जाए। हिसाब मिलने का मतलब क्या है कि आपकी जो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज है, जो आपके पास 800 रुपये आए वो एक्चुअली में क्या है? आपकी लायबिलिटी। आपको वो पैसे कलेक्ट करके मुझे देने थे, मान लो अपनी क्लास टीचर को देने थे, आपने 100-100 रुपये 10 बच्चों से लिए, ठीक है? तो आपकी वो लायबिलिटी नहीं है ना? तो वो लायबिलिटी आपकी एसेट्स के बराबर नहीं होगी, तब तक आपको क्या रहेगा? एक मन में डर रहेगा। आप सारी वो करोगे ना, रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे और अपनी तरफ से अटमोस्ट कोशिश करोगे
कि ये हमारी मैच हो जाए। तो इसी को कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। ठीक है, अगर आपने कुछ कैश में से 800 रुपए में से कुछ खरीद लिया, किसी को कुछ खरीद लिया, तो आपके पास वो एसेट होनी चाहिए। मान लो आपने 600 रुपए तो वो दे दिए, 200 रुपए के आपने पेन मंगवा लिए, तो आपके पास 200 रुपए की वैल्यू के पेन होने चाहिए। इसका मतलब आप 600 रुपए कैश प्लस 200 रुपए पेन होंगे। आपने उसमें से और 400 रुपए के आपने रजिस्टर मंगवा लिए, तो 200 रुपए कैश, 200 रुपए के पेन, 400 रुपए के रजिस्टर होंगे। आपने 100 रुपए किसी को ऑटो के दे दिए, तो आप जो ऑटो के पैसे दोगे तो आप एंट्री जैसे करोगे तो आपका यहाँ से 100 रुपए कैश कम होगा, तो आप इधर से कैपिटल कम करोगे। बिजनेस में ऐसा होता है। ये आपने 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिक पढ़ी है, ये वही चीज है। ठीक है, अब बिजनेस में भी जितना पूरा अकाउंटिंग, जो हमारी पूरी अकाउंटिंग है वो इसी इक्वेशन के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, कंपनीज एक्ट में जो बैलेंस शीट है वो वर्टिकल फॉर्म में इसीलिए दी है। पहले बताया सोर्सेज ऑफ फंड्स, नीचे बताए हैं यूजेस ऑफ फंड्स। ठीक, ये हमारी जो आपको पता है कि जो बैलेंस शीट होती है या जितने भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, दे आर द विंडो ऑफ द बिजनेस थ्रू विच वी कैन पीप इनटू द बिजनेस। ठीक है, हम बिजनेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस के साथ कनेक्ट होने से रिलेटेड कोई डिसीजन लेता है तो वो बिजनेस के अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज करता है, बिजनेस के अकाउंट्स देखता है कि बिजनेस की, इससे बिजनेस के जो अकाउंट्स हैं उससे उसको नॉलेज हो पाती है, इंफॉर्मेशन हो पाती है कि बिजनेस कैसा चल रहा है, इसके बिजनेस के आगे के प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली कैसे इसके प्रॉफिट्स हैं, कहाँ ये खर्चे कर रहा है, कितनी इसके पास एसेट्स हैं, कितनी इसके पास लायबिलिटीज हैं ऑलरेडी। अगर हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंकर देखता है ये चीज़, लोन देने से पहले देखेगा ना आपके पास कितनी एसेट्स हैं, उन एसेट्स को खरीदने के लिए पैसा कहाँ से इकट्ठा किया हुआ है, यानी देखेगा आपकी एसेट्स में जो एसेट्स हैं, इतनी एसेट्स हैं, ओके, उन एसेट को खरीदने के लिए कितनी आपने लायबिलिटीज ले रखी है ऑलरेडी, कितनी आपने अपने पैसे से खरीदी है, उसके अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेता है ना। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट देखती है आपके पास कितने प्रॉफिट्स हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स देना पड़ेगा या आपको सब्सिडी मिलेगी। आपके जो कस्टमर्स हैं वो भी देखते हैं, अकाउंट्स देखकर पता लगाते हैं कि ये बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। खासतौर पर जो ड्यूरेबल आइटम्स होते हैं, जो महंगी आइटम्स होते हैं, वो लोग तो सामान खरीदने से पहले, क्योंकि अगर मान लो मैंने आज एक गाड़ी खरीद ली, अब गाड़ी मेरी 15 साल चलेगी, तो नेचुरल बात है मैं ऐसी कंपनी की गाड़ी खरीदना चाहूँगी जिसके मुझे जो लंबे समय तक चले। लंबे समय तक कौन सा बिजनेस चलेगा, जो प्रॉफिट्स में चल रहा है ना। तो कस्टमर्स को भी उसकी रिक्वायरमेंट है। मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहती हूँ, तो शेयर्स खरीदने के लिए मैं क्या देखूंगी कि उस कंपनी के कैसे रिटर्न्स चल रहे हैं, कैसे उसकी लायबिलिटीज है, कहाँ से वो पैसा कलेक्ट कर रही है, ये सब देखूंगी, है ना। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग पर्पसेस के लिए बिजनेस के अकाउंट्स की नॉलेज होती है। और कंपनी में क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर्स एक साथ जुड़ते हैं, तो सभी लोगों को कंपनी के अकाउंट्स की के बारे में अंडरस्टैंडेबल भी होने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ दिख रहे हैं, दिखने के बाद अकाउंट्स ऐसे होने चाहिए जो कोई भी व्यक्ति अगर देखे, थोड़ा सा भी लिटरेट है, जिसको कॉमर्स की नॉलेज बेशक नहीं है, अकाउंट्स की नॉलेज बेशक नहीं है, हर कोई तो नहीं अकाउंट्स पढ़ता है ना, लेकिन हमारा मकसद क्या होता है कि हमारे यहाँ हर व्यक्ति अकाउंट्स की नॉलेज वाला व्यक्ति सिर्फ बिजनेस के साथ डील नहीं कर रहा, बिजनेस के साथ ऐसे लोग भी डील कर रहे हैं जो जिनके पास अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, बट दे रिक्वायर द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट है दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, किसी को आसानी से समझ में आ जाए, कंपेरेबल, ताकि हम कंपेयर करके डिसीजन ले सकें, ठीक है, एंड इजीली मतलब शुड डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स क्लियर, सारे फैक्ट्स का डिस्क्लोजर होना है, फुल डिस्क्लोजर। आपने अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा फुल डिस्क्लोजर भी होना चाहिए कि आपको फुल्ली सारा डिस्क्लोज करना है कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि अकाउंट्स आर द मिरर ऑफ द बिजनेस और द विंडो ऑफ द बिजनेस थ्रू विच वी कैन लुक इनटू द बिजनेस व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, उसके अंदर ऐसी वो होनी चाहिए। तो जो कंपनी है, कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो बहुत स्कैटर्ड होते हैं। कंपनी के साथ जो है बहुत लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा होता है। ये मैंने आपको पहले बिजनेस स्टडीज में भी बताया कि सो मेनी स्टेक होल्डर्स आर कनेक्टेड टू द बिजनेस एंड दे आर इंटरेस्टेड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, ठीक है, और वो वर्ल्ड लेवल के भी हो सकते हैं, है ना। तो
अकाउंट्स को, कंपनी के अकाउंट्स को स्पेशली वर्ल्ड लेवल पर कंपेरेबल बनाने के लिए बैलेंस शीट को वर्टिकल फॉर्म में बनाया गया है, ठीक है, ताकि सारे वर्ल्ड लेवल पर हम उस बैलेंस शीट को समझ सकें। अब कैसे बनाई गई है कंपनी की जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो क्या है, देखो पहले आपका पर्टिकुलर्स, इसके बाद नोट्स टू अकाउंट, इसके बाद प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, तीन चीजें इन्होंने दी हुई है, ठीक है। अब ये एक वर्टिकल फॉर्म में, जैसे पार्टनरशिप की बैलेंस शीट आपने देखा होगा आमने सामने है, हॉरिजॉन्टल है, एक तरफ कैपिटल प्लस लायबिलिटीज लिखे हैं, सामने एसेट्स लिखे हैं। तो पार्टनरशिप की बैलेंस शीट या सोल प्रोप्राइटर अपनी बैलेंस शीट को जैसे मर्जी फॉर्मेट में बना सकते हैं, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट हमेशा वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगी और उसमें जो आइटम्स अरेंज होंगी वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, यानी वहां पर मेन हेड और उसके सब हेड्स हैं, समझ गए, मेन हेड्स हैं और सब हेड्स हैं। कंपनी की बैलेंस शीट को इन्होंने दो पार्ट्स में बांटा है। दो पार्ट्स में कैसे बांटा है, अपर पार्ट यूजेस, सोर्सेज, पैसा कहां से आया, और लोअर पार्ट यूजेस, पैसा कहां यूज हुआ, ठीक है। अब इसमें बहुत अच्छा, इसको फिर इन्होंने फर्दर इसको तीन पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, चार में बल्कि चार पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन, एक दो तीन चार, ये समझ लो चार बॉक्स है ये, ठीक है। और इसको इन्होंने दो बॉक्स में डिवाइड किया, एक और, यानी टोटल कितने हो गए, 6 पार्ट। 6 पार्ट का मतलब क्या है, ये 6 मेन हेड्स, 6 पार्ट का मतलब क्या है, ये 6 मेन हेड। ये पहला मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, मतलब ये जो ये वाला जो बड़ा पार्ट है इसको हम कहते हैं, यहां पर लिखते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इसको क्या बोलेंगे हम, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, एसेट्स, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 4। बेटा ये मैं इस तरह से आपको ये इसलिए समझा रही हूँ, आपको इसके एक एक हेड को याद करना है। इसमें से पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपको आइटम्स दे दी गई, ये बताइए बैलेंस शीट में किस हेड के अंडर आएंगी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको समझा रही हूँ ये कैसे बना हुआ है। मेन हो गए ये दो हेड में जो पहला हेड है उसके चार बॉक्स में डिवाइड कर दिया, दूसरा हेड है उसको 2 बॉक्स में डिवाइड कर दिया, क्लियर। अब इसको हमने शॉर्ट फॉर्म दी है SRM, शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है, SRM। SRM का मतलब क्या है, इसको इसके एक एक करके बात करेंगे हम। S का मतलब क्या होगा, शेयर कैपिटल, R से रिजर्व्स, M से मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो आपको याद करने में आसानी रहेगी, इसके 6 शब्द हमने बना लिए हैं, आप उससे इसको आसानी से याद रख सकते हो। S मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है। दूसरा हेड है, ये छोटा सा, इसके कोई सब हेड नहीं है, ये पहला था ना। दूसरा इसका है मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी, इसका कोई, ये खुद ही मेन हेड है, इसका कोई सब हेड नहीं है। मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है, ये अपने आप में ही एक हेड और सब हेड दोनों है। इसके बाद जो तीसरा हेड है वो है हमारा नॉन करंट
लायबिलिटीज। तीसरा आइडिया हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज को मैंने शॉर्ट फॉर्म में किया है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं LDOL। SRM LDOL दो टर्म आ गई हमारे सामने। L का मतलब लॉन्ग टर्म, L से मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये क्या हमारा है? नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज को अगर हम डेफिनेशन कोई पूछे आपकी क्या है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज की डेफिनेशन के लिए आपको करंट लायबिलिटीज की डेफिनेशन होनी चाहिए। अभी 10 मिनट में आ गई। एल का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और मैंने क्या कहा, नॉन करंट लायबिलिटीज को समझने के लिए पहले आपको करंट लायबिलिटीज का पता होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर नॉट करंट लायबिलिटीज। अब इसका मतलब क्या है कि हमें करंट लायबिलिटी पता होनी चाहिए, है ना। तो करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं कि ऐसी लायबिलिटीज जो आइदर 12 मंथ्स और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पे ऑफ करनी हो, विच आर टेकन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, मतलब जो बिजनेस में ट्रेडिंग पर्पस से ली गई हैं, जिनकी पेमेंट आप या तो 12 महीने में कर दोगे या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर। अगर आपको ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? ऑपरेटिंग साइकिल इज दैट टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू कैश। रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू कैश मतलब आप रॉ मटेरियल लाए, आपने उसको प्रोसेस किया, टाइम लिया, उसके बाद उसकी सेल हुई, और सेल अगर कैश हुई तो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो गया रॉ मटेरियल, और अगर उधार सेल हुई तो कैश जब आया था। तो वो जो पूरा टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल किसी बिजनेस की लंबी होती है, किसी बिजनेस की छोटी होती है। जो हमारे पेरिशेबल आइटम्स हैं, खासतौर पर दूध है, ब्रेड है, बिस्किट्स हैं, ठीक है, या खाने पीने की जितनी भी आइटम्स हैं, आटा है, चाहे उसमें आटा भी आप देखोगे एक ही टाइम पीरियड होता है। खाने पीने की खासतौर पर चीज़ों की ऑपरेटिंग साइकिल बहुत शॉर्ट होती है, क्योंकि वो जल्दी बनेगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो उसका फिर वो वेस्ट हो जाएगी। और जो हमारे ड्यूरेबल आइटम्स होते हैं उनकी थोड़ी सी लंबी होती है, और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनकी ऑपरेटिंग साइकिल मोर देन 1 ईयर भी होती है, यानी कि आज बनाना शुरू करोगे तो उससे हमें कैश कन्वर्जन उसका 2 साल बाद होगा, जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। तो हमें ये देखना है कि किसी बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल कितनी लंबी है। इज इट मोर देन 12 मंथ्स और इज इट लेस देन 12 मंथ्स? अगर मोर देन 12 मंथ्स है तो नहीं, मोर देन 12 मंथ से ऑपरेटिंग साइकिल की बात कर रही हूँ मैं। आपने देखो ऑपरेटिंग साइकिल इसकी 14 महीने की है, तो वो करंट लायबिलिटी वो होगी जो 14 महीने के अंदर अंदर पे की जाए, यानी कि नॉन करंट कौन सी होगी? जो 14 महीने के बाद पे करनी है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल किसी की 9 महीने की है तो नॉन करंट लायबिलिटीज वो होंगी जो 12 महीने के अंदर अंदर पे की जाए। मैंने आपको कहा दोनों को आपने कंपेयर करना है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल इज लेस देन 12 मंथ्स तो हम करंट लायबिलिटीज मानेंगे 12 महीने की लिमिट पर, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल इज मोर देन 12 मंथ्स तो हम करंट लायबिलिटीज मानेंगे अप टू ऑपरेटिंग साइकिल, और उसके पार अगर हम चले गए, उसके पार अगर हमारा टाइम है तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। समझ में आया? तो एल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आ जाएगा? जैसे बैंक लोन ले रखा है आपने, डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, ठीक है, आपने किसी से इस तरह से पैसा ले रखा है जिसकी पेमेंट अभी आपकी ड्यू नहीं हुई है, जिसकी पेमेंट आपकी करंट लायबिलिटी के पीरियड के बाद ड्यू होगी। अगर किसी की पेमेंट ड्यू हो गई है, करंट लायबिलिटी के पीरियड के अंदर अंदर ड्यू हो गई है, तो उसको हम
पेमेंट ड्यू हो गई है तब तो वो करंट लायबिलिटी में चली जाएगी। तो ध्यान रखो कभी भी कोई भी चीज फिक्स नहीं है कि ये तो नॉन करंट ही होगी, ये करंट ही होगी। कोई भी चीज, कोई भी पेमेंट नॉन करंट है या करंट है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी ड्यू टाइम कब है। किसी भी चीज को हम कहते हैं ना, अरे बहुत दिन पड़े हैं अभी तो, वो एक आज हमें लग रहा है बहुत दिन पड़े हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अरे ये तो कल ही है। यानी कि कोई भी लॉन्ग टर्म विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकम्स द शॉर्ट टर्म। तो कोई लोन अगर हमने आज लिया है जो हमें 10 साल बाद चुकाना है, तो 10वें साल में क्या होगा, ये लोन हमें इस साल चुकाना है। धीरे धीरे क्या होगा, ये लोन तो मुझे आज ही चुकाना है, ऐसा होगा ना। तो जब तक हमारा वो अमाउंट ड्यू ना हो, पेमेंट का अमाउंट हमारा ड्यू ना हो, यानी कि विद इन 12 मंथ्स या विद इन करंट लायबिलिटी के पीरियड में ना आ जाए, तब तक वो अमाउंट हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग करके नॉन करंट लायबिलिटी। समझ में आ गया। अब मान लो आपका क्वेश्चन आता है कि डिबेंचर्स विच आर रिडीमेबल विद इन 6 मंथ, वो नॉन करंट लायबिलिटी है या करंट लायबिलिटी? डिबेंचर्स आर नॉर्मली, अगर उन्होंने नहीं कहा रिडीमेबल कब है, ठीक है, तब तो डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म ही होते हैं ज्यादातर, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेशली कह दे लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स विच आर रिडीमेबल विद इन 6 मंथ, तो फिर वो करंट बन जाए। समझ गए मेरा समझाने का मतलब क्या है? यहाँ पर एल से लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स विच आर ड्यू आफ्टर द करंट लायबिलिटी पीरियड, ठीक है। डी का मतलब है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट का मतलब क्या है कि ऐसा होता है, डेफर्ड टैक्स का जो है कंसेप्ट है वो कई बार एसेट्स में आ जाता है और कई बार लायबिलिटीज में आ जाता है। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जो डेफर्ड टैक्स है ना, वो मैं आपको एसेट्स में भी दिखाऊंगी होता है, लेकिन वो या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। अगर वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो यहाँ होगा, और डेफर्ड टैक्स एसेट है तो यहाँ होगा। उसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज मैं अभी नहीं दे रही हूँ, सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ डेफर्ड टैक्स होता क्या है। कि हम जब बिजनेस में अपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं, तो एक तो आप लोग जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीख रहे हो वो होता है, ठीक है, जिसमें आप अकाउंटिंग रूल्स लगाते हो कि डेबिट क्रेडिट, मतलब कि जो अकाउंट्स में जो चीज़ पर्पसेज है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एक हमारा जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका टैक्सेबल पर्पसेज से अलग हो जाता है। कई बार कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, और या डेप्रिसिएशन का खास तौर पर अमाउंट ऐसा होता है, जो जितना डेप्रिसिएशन हम अपने आप से बिजनेस में शो करते हैं, वो हमारा टैक्स पर्पस से जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तब हमें वो अलाउड नहीं होता। मतलब इनकम टैक्स एक्ट आपको पता है, इनकम टैक्स लगता है किस चीज़ के ऊपर लगता है? बिजनेस के प्रॉफिट्स के ऊपर, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया कि बिजनेस का प्रॉफिट में क्या चीज़ अलाउड है, क्या चीज़ नहीं अलाउड। तो अब यानी कि जो बिजनेस फर्म्स हैं वो दो तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट कर रही हैं, एक इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली और एक अपना नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली। दोनों में डिफरेंस आ जाता है प्रॉफिट्स में, तो उसके कारण इनकी लायबिलिटी भी बन जाती है और एसेट्स भी बन जाती हैं। अगर इनका प्रॉफिट ज़्यादा है, अगर इन्होंने खुद से जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो ज़्यादा है और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट कैलकुलेट किया कम है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं और मान लो उसके लिए प्रोविज़न भी बना लेते हैं। उसके अकॉर्डिंगली कम पे करना है, तो उतना जो इन्होंने एक्स्ट्रा प्रोविज़न बना लिया वो अपनी लायबिलिटी बना। तो वो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि डेफर्ड टैक्स एसेट होता है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है, दोनों एक साथ बैलेंस शीट में नहीं हो सकते। समझ गए? ओ का मतलब अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, देखो ये तो मैंने कहा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो हमने ऐसी बोरोइंग जो हमने किसी से लोन ली है, जो हमारे आफ्टर करंट लायबिलिटी पीरियड के बाद पे ऑफ हो गए। ये होती है जैसे कई बार हमने किसी से माल उधार ले लिया, कोई सामान उधार ले लिया जो हमें लॉन्ग टर्म में पे करना है। एम्प्लॉयज ने कोई प्रोविडेंट फंड अपना कटवा रखा है, जो हमने लोन वैसे नहीं लिया, लेकिन हमें आफ्टर सम टाइम, मतलब आफ्टर करंट लायबिलिटी के पीरियड के बाद हमें वो वापस करना पड़ेगा। एक तो ये तो हमने डायरेक्ट लोन लिया
और ये हमने लोन डायरेक्ट नहीं लिया, पर फिर भी हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में जाकर पे ऑफ करने पड़ेंगे। इसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या मटेरियल, रॉ मटेरियल या गुड्स परचेज फॉर द ड्यू टाइम आफ्टर करंट टाइम पीरियड, वो सब आ जाते हैं। एल का मतलब फिर दोबारा से एल आ गया। एल का मतलब यहाँ पर हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी कंपनी बनाती है अपने एम्प्लॉयज को खास तौर पर बेनिफिट्स देने के लिए, जैसे ग्रेच्युटी के लिए प्रोविजन बनाया, जैसे आपने वो पढ़ा था वर्कमैन कंपनसेशन फंड पढ़ा था, है ना। तो वो सब प्रोविजन लॉन्ग टर्म है कि लॉन्ग टर्म में हमें कभी भी एम्प्लॉयज को जैसे रिटायर होंगे तो कंपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती है एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोविजंस वगैरह को इस तरह। तो इसके ज़्यादा डिटेल में एग्जाम्पल आपको बुक में से मिल जाएंगे। मैंने आपको इसकी मीनिंग समझा दी, समझ में आ गया। LDOL। नेक्स्ट इसमें हमारा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं STOS, करंट लायबिलिटीज। STOS, ठीक है। शेयर होल्डर फंड का क्या टॉपिक दिया मैंने, क्या दिया आपको डेफिनेशन, SRM। याद आ गया आपको? तीन चीजें क्या है, चार चीजें। LDOL, LDOL बताना फटाफट क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, और L लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इजीली याद हो जाएगा ना, LDOL SRM। ऐसे STOS शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ऐसी बोरोइंग्स जिनको हमने लिया ही शॉर्ट टर्म के लिए था, यानी जब हमने बैंक से या किसी से लोन लिया उसको पहले ही हमने लेते हुए यही कहा था कि हम आपको विद इन 12 मंथ या विद इन हमारी ऑपरेटिंग साइकिल हम पे ऑफ कर देंगे। लोन ही आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स, जिससे हमने माल उधार लिया है। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों आ जाते हैं, विच विल बी पेड जनरली विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। समझ रहे हो ये बात, विच विल बी पेड जनरली विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। ये क्रेडिटर्स हो गए और ये हो गए बिल्स पेबल। अगर हमने सपोज कोई क्रेडिटर, किसी से हमने माल उधार लिया और कहा पैसे हम 2 साल बाद देंगे, तो वो कैसी लायबिलिटी होगी, ठीक है। लेकिन अगर हमने किसी से माल उधार लिया, हाँ 2-3 महीने में पैसे दे देंगे, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पैसे दे देंगे, ठीक है, तो वो हमारी करंट लायबिलिटीज। और वो T, STOS, O मतलब अदर करंट लायबिलिटी। ये जो अदर है ना, O जो है हर हेड में मिलेगा, तो सिर्फ इसको छोड़ दो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी मतलब कि देखो, ये तो हो गया हमने माल उधार लिया इसलिए लायबिलिटी बन गई, है ना। ये हमने किसी से लोन लिए शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए लायबिलिटी बन गई करंट। ओ क्या होगा, अदर करंट लायबिलिटी, ऐसी करंट लायबिलिटी जो यहां से शिफ्ट होकर यहां आ गई। जैसे डिवेंचर्स जो रिडीम होने वाले हैं इस साल, शुरू में हमने 5 साल के लिए रेज किए थे डिवेंचर। समझ रहे हो क्या होते हैं, अभी आपने पढ़ा नहीं है, इस बार इस टर्म में नहीं है, नेक्स्ट टर्म में, कि जो हमने पब्लिक से पैसा उधार लिया है, तो वो डिवेंचर जब रिडीम होने का मतलब पे ऑफ करना, तो जब हमने डिवेंचर इशू किए तो वो इसका पार्ट थे, ठीक है। जब उनका पेमेंट पीरियड आ गया तो वो इसका पार्ट बन गए। मान लो हमने 5 लाख रुपए के डिवेंचर्स इशू किए थे, ठीक है, जो हमें 1-1 लाख रुपए के डिवेंचर हर साल रेज मतलब पे ऑफ करने हैं, तो 4 लाख यहाँ पर, 1 लाख है, ठीक है। अगले साल 3 लाख यहाँ पर, क्योंकि 3 लाख तो बाद में पे होंगे ना, 1 लाख जो इस साल पे होंगे वो यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही आपने कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट पढ़ा है। कॉल को हमें एडवांस में पैसे दे दे रहा है शेयर होल्डर, जब तक वो ड्यू ना हो तब तक वो हमारी लायबिलिटी है, तो वो इसमें आएगी। अनपेड डिविडेंड, हमने डिविडेंड पे मतलब डिक्लेयर कर दिया। डिविडेंड समझते हो क्या होता है, क्या होता है,
प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। ठीक है, आपने डिविडेंड तो डिक्लेयर कर दिया लेकिन अभी पे नहीं किया। ठीक है, अभी पे करने का टाइम पीरियड चल रहा है, उसका 42 डेज होता है कि आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो विद इन 42 डेज आपको पे ऑफ करना है। या आपने पे भी कर दिया, चेक भी बनाकर सबको दे दिए, लेकिन पब्लिक ने उन चेक्स को अभी क्लेम नहीं किया, अनक्लेम्ड डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, और इस तरह के जो भी खर्चे हैं जो आपने मतलब ना तो आपने उधार लिया किसी से पैसा, ना आपने माल उधार लिया, लेकिन फिर भी आपकी लायबिलिटी है, कुछ यहाँ से शिफ्ट हो गई वो लायबिलिटी, सब चीजें ये समझ लो एक तरह से इसका एक स्टोर रूम है। स्टोर रूम समझते हो क्या होता है? जैसे आपके घर में एक स्टोर रूम है, एक रूम है, ड्राइंग रूम अलग है, किचन अलग है, बेडरूम अलग है। ठीक है, आपने कुछ चीजें तो फिक्स है जी, ये स्टोर की है, ड्राइंग रूम में रखनी है, ये यहाँ रखनी है। कुछ चीजें ऐसी हैं कहाँ रखनी है, तो किचन की भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा है लेकिन काम की है, तो आप क्या करते हो उसको एक अलग से स्टोर रूम कह दो या एक छोटी अलमारी है उसमें रख दिया, तो समझ लो ये उसका काम करेगा। बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। एस क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ऐसे प्रोविजंस जो विद इन 1 ईयर यूज हो जाएंगे, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस। किसी भी प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आएंगे, देखो प्रोविजंस क्या होते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दोनों में क्या अंतर है? प्रोविजन तो मतलब सब वहाँ पे लगाते हैं आप। हाँ, हमें ये उम्मीद है कि खर्चा होगा और खर्चे का इतना अमाउंट होगा, ये भी हमने एस्टिमेट लगाया है, तो हम उस खर्चे के लिए पहले से प्रोविज़न बनाकर चलते हैं। खर्चा हमें पक्का नहीं पता, जैसे अब आप लोगों का मान लो जैसे 12th क्लास की आप लोगों की फ़ीस दी गई, आपको अगर आप लोग सही से अकाउंटिंग कर रहे होते, अब आपको एकदम से 2400 रुपये देने पड़े, बर्डन लगा ना। लेकिन आपको पता था 12th की फ़ीस देनी पड़ेगी, तो आप लोग मई जून जुलाई अगस्त में ही उसका प्रोविज़न बना लेते अंदाजे से। पिछले साल कितनी गई थी, इतनी गई थी, पिछले साल के बच्चों ने कितनी पे की थी, तो चलो आप भी अपने थोड़े से पैसे अलग से रख लेते। तो क्या है कि एक ऐसा खर्चा जो होगा लेकिन अभी उसका ना तो अमाउंट ड्यू हुआ ना अमाउंट फिक्स हुआ, उसके लिए आपने पहले से ही अपनी इनकम में से बना कर रख लिया, वो तो हो गया आपका प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जिसका अमाउंट भी फाइनल हो चुका है, अमाउंट ड्यू हो चुका है, आपने अभी पे नहीं किया। समझ में आया? प्रोविजन और अच्छा, प्रोविजन और रिजर्व में क्या अंतर है, ये बात समझ में आई? प्रोविजन वही होता है कि किसी आने वाले संभावना के लिए पहले से प्रिपरेशन करके रखना, इज कॉल्ड प्रोविजन। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये वाला सारा पोर्शन याद हो गया होगा। 4 बॉक्स याद हो गए? 4 बॉक्स मतलब 4 मेन हेड्स, 4 मेन हेड्स, 4 मेन हेड्स के सब हेड्स SRM, LDOL और SDOS। ठीक है, ये भी करवा दो या टाइम ज़्यादा है? चलो फिर क्लास ओवर करते हैं, नीचे के 2 पोर्शन और करवा दो।